नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पे। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें, चमोली में करंट लगने से बड़ा हादसा हुआ है। चमोली के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ है। करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें झुलस गए हैं। मरने वालों की संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये हादसा हो रहा था और बता दें कि हादसा जो हुआ है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था और अभी राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो करंट की चपेट में आए थे 24 लोग। अभी बता दें कि तकरीबन 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी लोग जो झुलसे हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ये काम चल रहा था और चमोली के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये निर्माण कार्य हो रहा था और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ और करंट जो है वो फैल गया, जिसमें 16 लोगों के करीब मौत हो चुकी है। तो कई लोग झुलस भी गए हैं करंट की चपेट में। अब तक 24 लोग आए हैं, जिनमें से कई लोग अस्पताल में भर्ती है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो चमोली में करंट लगने से बड़ा हादसा हुआ है। चमोली के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हादसा हुआ है। करंट लगने से 16 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इसमें झुलस चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, बड़ा हादसा अब तक का ये माना जा रहा है चमोली में? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा हादसा ये जो चमोली में माना जा रहा है, जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो 7 लोग हैं वो अभी भी करंट से झुलसे हुए हैं और 2 लोगों को हायर सेंटर जो रेफर कर दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 24 लोगों की बात कही जा रही है कि 24 लोग वहां थे, जिसमें से कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 7 लोग हैं वो अभी भी झुलसे हुए हैं। जी, राहत और बचाव का कार्य क्या अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल। अब जो है, जो घायल हैं, जो ज्यादा घायल है, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है और जो लोग घायल है उनका अभी भी प्राथमिक उपचार जो है जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जी, जब ये करंट फैला तो वहां पे कितने मजदूर मौजूद थे? जी बिल्कुल। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जो रात को ही एक जो आदमी था वो करंट से झुलस चुका था, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर जो शव है उसको उठाने नहीं दे रहे थे, जिस कारण थोड़ा वहां पर भीड़, क्राउड ज्यादा हो गया, जिस कारण वो जो करंट है शायद वो वहां फैला रहा, जिस वजह से वो लोग, उतने लोग हैं जो करंट से झुलस गए थे। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि रात को करंट फैला, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौत हो गई थी और उनके परिजन वहां पे मजदूर को ढूंढने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद से करंट और भी ज्यादा फैल गया और जो परिजन आए थे और जो बाकी लोग वहां पे आए थे उनकी करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सुनो, अगर बात की जाए तो अगर उस समय जो करंट फैला था उस पर संज्ञान लिया जाता, उसको उसी समय नजरअंदाज नहीं किया जाता, तो शायद इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान बच जाती। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से जो विद्युत विभाग की लापरवाही की बात की जाए, विद्युत विभाग है और जो संबंधित विभाग है, जरूर उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरह से उनका मजदूर जो करंट से झुलझा हुआ है, जिसकी मौत हो चुकी हुई और उसके बाद जो सुबह तक जो करंट सोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मथुरा जोशी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद कर रही हूँ चंदौली की खबर आपने भी सुनी होगी। पहली प्रतिक्रिया? जी 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 जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हृदय विदारक घटना है। 15 से अधिक लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। उसमें हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी है, बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है। अच्छा। असवाल, सुमित असवाल, और उसकी भी मृत्यु हुई है, पुलिस वालों की भी मृत्यु हुई है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये। इस घटना ने उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया है। सरकार तमाम तरीके की घोषणाएं कर रही है, बड़ी बड़ी बातें करती है और इतनी बड़ी लापरवाही, सरकार की लापरवाही की वजह से, यूपीसीएल की लापरवाही की वजह से, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उन लोगों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और पूरा उत्तराखंड शोकाकुल है, कांग्रेस पार्टी शोकाकुल है। हमने माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को वहां पर भेजा है, मुकेश नेगी जी को, और माननीय अध्यक्ष जी घटना स्थल के लिए जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी शाम तक वहां पहुंचेंगे और इस समय कांग्रेस पार्टी
बहुत ही दुखी है और दुखी मन से लोगों अपने के अंदर श्रद्धांजलि मथुरा जी बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। उनका कहना है कि हाँ। निश्चित रूप से देखिए, स्वाभाविक बात है, हम्म ये लापरवाही है, निहायत लापरवाही है और गंभीर लापरवाही। इसमें तो इन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन लोगों का कौन कंपनसेट करेगा जिनकी मांग आपको रोकना चाहूंगी। किशोर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है भाजपा के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। क्या हो रहा है सर चमोली में? बहुत ही दुखद घटना वहां पर हुई है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ एक तो उसकी निष्पक्ष जांच करेगी, जो उसके लिए दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। और जो पीड़ित परिवार हैं, हम उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, परिवार के जो सदस्य चले गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने स्थिति की पूरी जानकारी ली है। हमारे मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं और जो भी संभव हो सकेगा अधिकतम जो है वो इस संवेदनशील बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। मैंने यहाँ क्योंकि टेहरी में पहले भी एक बार बड़ी घटना हुई थी टेहरी बांध में, तो मैंने यहाँ जो हमारे टेहरी बांध के जो सारे लोग हैं और उसके साथ में जो हमारा हाइड्रोल डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है, उन सबको सचेत किया है कि कोई इस तरह की घटना यहाँ टिहरी में या प्रदेश में और कहीं दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उन परिवारों के साथ हैं जिनके वो सदस्य हैं। पर उपाध्याय जी, कहा यह जा रहा है कि देर रात पहले बिजली का करंट यहाँ पे दौड़ा था, उसके बाद एक मजदूर की मौत हुई थी। अगर उस समय वो उस पे कार्रवाई की जाती, संज्ञान लिया जाता, तो लगता है कि जो 16 लोग यहाँ पे जिनकी जान गई है उनको बचाया जा सकता था। नहीं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ कमी तो रही है जिससे इस तरह की घटना घटित हुई है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इससे हमको सबक लेना चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। इसमें राजनीति करना इस तरह की दुखद घटना में मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। कौन राजनीति कर रहा है? मैंने देखा कुछ लोगों के बयान मैंने देखे हैं टीवी में। तो इस समय हमको जरूरत इस बात की है कि हम वो जो लोग पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हों, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी की उसमें जो है लापरवाही है तो उसको जो है दंडित किया जाए। हम सबका उद्देश्य यह होना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सरकार ठीक है किशोर जी, हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। चमोली की घटना आपने भी सुनी होगी, 16 लोगों ने जान गंवा दी है, प्रतिक्रिया पहले आपकी? नहीं, 16 लोगों ने नहीं, 16 से अधिक लोगों की बातचीत है, क्योंकि अच्छा। कुछ लोगों ने नदी में भी छलांग लगाई है, उनकी गिनती इसमें नहीं हुई। लेकिन अच्छा। जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए, उन शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, अभी जो माननीय विधायक जी का बयान सुन रहा था कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी तो निभानी चाहिए। सरकार कल जब एक हादसा हुआ उसके बाद जब पंचनामे की कार्रवाई हो रही थी, तो ऐसे समय पर उस विद्युत लाइन पर करंट छोड़ करके जो इतना बड़े हादसे को अंजाम दिया गया, ये कोई दुर्घटना थोड़ी, ये तो हत्या है। जिन लोगों ने उस लाइन पर करंट छोड़ा ऐसे मौके पर, जबकि वहां पर लोग मौजूद थे और बिजली के तार वहां पर गिरे हुए थे, जिससे लोगों को करंट लगा। हमारे साथ मथुरा जोशी भी लगातार बने हुए। मथुरा जोशी, उम्मीद करती हूँ किशोर उपाध्याय की बात आपने सुनी होगी, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है राजनीति इस पे? देखिए, हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पर आपने मेरा पूरा बयान सुना, मैंने कोई राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है। मैंने इतना जरूर कहा कि बहुत लापरवाही हुई है, चाहे वो जिसके स्तर पर भी, स्थानीय प्रशासन वहाँ पर है, सरकार वहाँ पर है। कम से कम जब एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना होगी उसके बाद 15 लोग और हताहत हो गए, तो ये सरकार की लापरवाही नहीं तो किसकी है? स्थानीय प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो किसकी है? अगर इसमें राजनीति दिख रही है मेरे भाजपा के मित्रों को, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कर सकता हूँ, इस समय इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, किशोर उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरकार की लापरवाही नहीं है सर, तो किसकी लापरवाही है? किशोर जी,
दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए मथुरा जोशी जी, जोशी सिंह बिष्ट को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 16 आंकड़े सिर्फ मौत के बताए जा रहे हैं, ऐसे कई अनगिनत आंकड़े हैं जो नदी में भी छलांग मारे हैं। मैं निश्चित रूप से कि अभी तो हम 16 की ही बात कर रहे हैं, तो संभावना हो सकती है कि कुछ और लोग भी हताहत हुए हों। कुछ लोग नदी में जैसे कह रहे हैं कि छलांग लगाई है करंट से बचने के लिए, क्योंकि पुलिस के लोग भी तो हताहत हुए हैं, सरकारी कर्मचारी भी तो हताहत हुए हैं। इसकी गहन जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, बिल्कुल, इंडिया वॉइस भी यही उम्मीद कर रहा है कि जिन लोगों की जान गई है जांच की जाए और सरकार जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना समय देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरीके का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाया कि किसी की हत्या करवाई गई। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला का नाम डाले उर्फ माही है, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया जो अपने साथ सांप लेकर आया और अंकित के पैर में सांप से कटवाया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माही समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एक बड़ा अज्ञात सा केस था जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। और 2024 लोकसभा चुनाव के शंखनाद से कई पार्टियां गठबंधन करने में जुटी हुई है। वहीं देश की मुख्य विपक्ष कांग्रेस, सपा, आप, टीएमसी समेत पार्टियों ने गठबंधन करके इंडिया इस गठबंधन को नाम दिया है। वहीं इस गठबंधन के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भर गया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन 2024 में देश में अपनी सरकार बनाकर देश के पीड़ित, बेरोजगार और आम जनता को भाजपा राज से मुक्त करने का काम करेगी। तो की शोषितों की, दुखियों की आवाज है इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और कीमती साथ हम सबको चाहिए। हमने शाइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो खूब सुना साथियों, लेकिन असल में इंडिया आज जुड़ा है और ये एक मुट्ठी है। इस मुट्ठी की जो ताकत है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अभी तो जो आप चैनलों में देख रहे हैं उसके लिए बस एक ही लाइन है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूँ, परिवारवाद पर तो लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार अब आपको रह नहीं गया। कौन है चिराग पासवान, कौन है अजीत पवार, कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन है जतिन प्रसाद, ये बताने का कष्ट करें कि आपका जो समागम है एनडीए का उसमें 90% परिवारवाद को आप पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं और उसके बाद देश और दुनिया को भ्रमित करने के लिए परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। आपने कहा कि समाज का अपमान करने वाले लोग, पेशाब तो कम से कम हमारे दल के कोई कार्यकर्ता ने आज तक किसी दलित पर या आदिवासी पर नहीं करी। तमिलनाडु के आदिवासी और दलित लोग जंतर मंतर पहुंचे, अपना मूत्र पीने के लिए आपने विवश कर दिया आज से 2 साल पहले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं करी।
और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की विभागीय अधिकारियों के साथ बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलों के हुए नुकसान के संबंध में बैठक ली। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से हर जनपद में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ली। जिले के विभागीय अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि सबसे अधिक हरिद्वार जनपद में 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गांव में बादल फटने से 10 से 12 खेत बह गए हैं। बैठक में मंत्री ने सभी अधिकारियों को किसान के साथ कनेक्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राजस्व विभाग की टीम के साथ जिले में बारिश से हुए नुकसान का लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। कोई भी किसान अगर मुआवजे के लिए आता है तो संतुष्ट होकर जाना चाहिए कि भारत सरकार के मानक के अनुरूप हम उनको मदद कर रहे हैं। कहीं प्रदेश की स्तर से मदद होगी तो मुख्यमंत्री से हम बातचीत करेंगे। ऐसे समय में किसानों के साथ दिखना चाहिए कि हम लोग विभाग जो है किसानों के साथ में खड़ा है। रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने बताया कि कल सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी वर्षा के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया था, जिसके बाद लक्सर खानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ में देर रात तक प्रकाश होटल में अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठकर वार्ता की गई। और इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए सांसद निशंक ने सभी अधिकारियों को कड़ाई से संसाधन बढ़ाने के लिए और स्थायी समाधान पर चर्चा की। 2 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा क्षेत्र हवाई यात्रा भी करी और पानी के अंदर जाने के बाद भी उसको देखा। उसके बाद सांसद जी पूरा क्षेत्र में देख के क्या हो रहा है, क्योंकि फसल भी बहुत बड़ी नष्ट हो गई और कहाँ ये सोलानी नदी का 2 जगह बांध टूटने की कगार पे है। तो सोलानी नदी का बांध भी तुरंत उन्होंने वहीं पर खड़े होकर संबंधित अधिकारियों को फोन कर दिया। ये बांध वो बताया कि जो अब थोड़ा सा टूटा था उससे लक्सर में 4-5 फुट पानी रहा, और अगर ये टूट गया जहाँ पे वो रिसरा था, ये टूट गया तो लक्सर लगभग 10 फुट के अंदर चले जाएगा। तो इसलिए तुरंत उनकी चिंता करते हैं। फिर वहाँ से होते हुए ढंडेरा साउथ सिविल लाइन पहुँचे। जो साउथ सिविल लाइन की बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रयास करने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना गहरा निकलता नहीं, किसी जेसीबी से निकलना चाहिए। 21वीं सदी में दुनिया के अत्यधिक किशोर अपना कीमती समय इंटरनेट पर दे रहे हैं, जिसके कारण बाल यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने इसे आपराधिक गतिविधि मानते हुए लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर और ना देखने की अपील की है। उत्तराखंड में अब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित साइबर क्राइम में 113 FIR दर्ज की गई, जिसमें 2023 में सबसे अधिक 49 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साइबर टिपलाइन बाल यौन शोषण के मामलों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में चरित्र करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना शामिल है, जिस पर अब पुलिस, साइबर सेल और STF की मदद से कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है और इसमें इवन उसको ब्राउज करना, सर्च करना भी अपराध है। तो इसमें अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने 113 FIR दर्ज की है और इसमें यही मेरा एडवाइस है कि किसी भी रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को न प्रमोट किया जाए, न उसको देखा जाए, न शेयर किया जाए। उत्तराखंड एक बार फिर हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है। विक्रम चालक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, जिस कारण विक्रमों का संचालन बंद है। मंगलवार को विक्रम संचालक अपने विक्रम को लेकर RTO कार्यालय देहरादून पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। उनकी मांग है कि परिवहन निगम उन्हें परेशान कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि RTO सुनील कुमार जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक को लाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में दिसंबर की तारीख लगी है। लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरीके से विक्रम चालकों को हटाने की कवायद परिवहन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से जुड़े हमारे सभी जितने हमारे विक्रम संचालक हैं, हमारे विक्रम के ड्राइवर्स हैं, सभी की एक अपनी स्वेच्छा थी कि हमारे ऊपर जो दिसंबर
2022 से जो निर्णय चल रहा है हमारे पर विक्रम को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए, वो जो नवंबर की बैठक हुई आरटीए की हुई, उसके बाद निर्णय लिया गया कि टाटा मैजिक के लिए पहले आओ पहले पाओ के परमिट लेने के लिए हम पे मतलब एक लालच थोपी गई कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ अपना। और दिसंबर से ही इनके परमिट आवंटित करना आपने शुरू कर दिए। आवंटित जब किए परमिटों के ऊपर हमारे ऊपर अनैतिक ये दबाव बनाया गया कि विक्रम के बदले जल्द से जल्द आप अपने परमिटों को कन्वर्ट करते रहो और अपने मैजिक लेना। और रुड़की के मोहल्ला साउथ इमली रोड पर लगातार हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई थी और सोलानी नदी का पानी भी क्षेत्र में आ गया था। क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबिशी ने 15 जुलाई को नगर निगम मेयर गौरव गोयल को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की थी। वहीं नगर निगम के द्वारा अपनी टीम भेजी गई और जेसीबी के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए पानी निकालने का प्रयास किया गया, जिस पर कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबिशी ने बताया कि पानी के निकासी के लिए नगर निगम से टीम आई थी, लेकिन स्थानीय पार्षद के द्वारा इसका विरोध किया गया और एक अज्ञात प्लॉट में गड्ढा खोदकर पानी डाला गया, जिससे आने वाले समय में समस्या और बड़ी हो जाएगी। मोहल्ला सोत में क्या नाम सोलानी नदी का जो पानी आया था उसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ चुका था। तो हमने मेयर साहब से भी और इंस्पेक्टर मैडम से भी शिकायत की थी इस बारे में कि जल्द से जल्द उसका जल निकासी किया जाए, जो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी की समस्या आ रही है। तो आज हमने वहाँ पर टैंकर मंगवाया था कि ताकि जिससे कि वहाँ का लोगों का पानी निकल सके। तो वहाँ स्थानीय पार्षद ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए एक प्लाट में किसी अज्ञात के प्लाट में गड्ढा करके उसमें पानी का निकालने का वो नाला तोड़ दिया, जिससे पानी का वो निकालने का समाधान नहीं हुआ। जबकि अगर पानी बढ़ेगा तो वो वापस पानी वहां से बैक मारेगा और लोगों की समस्या जो थी उससे भी ज्यादा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए। सोमवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से राजधानी दून के रायपुर क्षेत्र के शांति विहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गए। वहीं इस पर पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए रहते समय में दुकान और मकान खाली करा लिए थे, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में बहने वाले नाले में अचानक काफी पानी आने से बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया। सामने वाला मकान गिरा भाई और 1-1.5 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। फिर थाने से पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था, बंद हो गया था नाला पूरा, पानी पीछे रोक रहा था। पुलिस वालों ने काफ़ी वो भी जेसीबी लाया ऐसे साथ और जेसीबी से थोड़ा सा पानी का बहाव। अभी लेंथ पूरी है, अगर ऐसे ही रहेगा तो ये तो पूरी खतरा ही है। कितने मकान हैं यहाँ पे? ये 15-20 मकान होंगे। बिल्कुल नाले के ऊपर ही है ना, ये हर साल पुस्ता बनता है, हर साल पानी अपने जगह बनाता है, काटता जमीन को, पुस्ता गिर जाता है मकान। वैसे नीचे छात्रावास के पीछे भी काफ़ी खतरा है। हर साल एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पर उनके बचाव के लिए, बाल्टी होती है वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।